हेलो बच्चों। तो आज है बारी विलियन लेसन के एपिसोड नंबर 3 की, जिसमें हम पढ़ेंगे सांद्रता के बारे में। और सांद्रता कई प्रकार की है, उनमें से एक प्रकार पढ़ेंगे प्रतिशतता। तो बच्चों शुरू करते हैं सांद्रता। देखो क्या होती है सांद्रता। सांद्रता आप एक सामान्य बात करें, क्योंकि हम विलियन पढ़ रहे हैं ना, तो ये चीज तो चल ही रही है कि इस तरीके से आपके पास पात्र था जिसके अंदर आपके पास पानी पड़ा था। इस पानी को आप क्या कहा करते थे? विलायक। ठीक है, और इसके अंदर आप चीनी घोल रहे थे। तो अब जो ये चीनी घोल रहे हो ना, ये कितनी घोल रहे हो, इसी को अपने सांद्रता कहेंगे। इसी को अपने क्या कहेंगे? सांद्रता। बात चल रही है बच्चों सांद्रता की, कि ये चीनी ज्यादा घुली हुई है तो सांद्रता ज्यादा है, कम घुली हुई है तो सांद्रता कम है। और इसीलिए सांद्रता को पहले जो इसका गुणात्मक विश्लेषण किया जाता था। गुणात्मक विश्लेषण कैसे किया जाता था? यूं कहा जाता था कि विलयन के गुण के आधार पर बताया जाता था कि सांद्रता कम होगी या ज्यादा होगी। जैसे अगर मान लो आपने चाय पी और चाय आपको लगी मीठी, तो आप क्या कहोगे कि इसमें चीनी ज्यादा घुली हुई है, तो इसका मतलब इसमें सांद्रता ज्यादा है। लेकिन आपने चाय पी और आपको चाय लगी फीकी, तो आप क्या कहोगे? इसमें चीनी कम घुली हुई है, मतलब विलय की मात्रा कम है, तो इसका मतलब सांद्रता कम है। तो गुणात्मक विश्लेषण, गुण के आधार पर बताया जाता था कि सांद्रता ज्यादा है या कम। लेकिन इसकी यह कमी थी कि गुण के आधार पर सांद्रता कम या ज्यादा तो बता दी जाती थी, लेकिन यह नहीं बताया जा सकता था कि सांद्रता है कितनी। तो इसलिए सांद्रता का बाद में विश्लेषण किया गया। कौन सा? मात्रात्मक विश्लेषण। मात्रा बताई जाने लगी एग्जैक्ट। तो अब सांद्रता है क्या? सांद्रता की परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको कि विलायक में घुली हुई विलय की मात्रा, विलय की मात्रा। लेकिन यह विलायक क्या होना चाहिए? निश्चित मात्रा में होना चाहिए, निश्चित मात्रा में होना चाहिए। यह विलायक भी हो सकता है या विलयन भी हो सकता है। ठीक है, तो अब परिभाषा क्या बनेगी कि निश्चित मात्रा के विलायक या विलयन में, या तो विलायक बोलेंगे, कई बार अपने विलायक बोलेंगे, कई बार विलयन बोलेंगे। तो निश्चित मात्रा के विलायक या विलयन में घुली हुई विलय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। तो सांद्रता बात पता चली बच्चों, क्या है कि निश्चित मात्रा के विलायक या विलयन में घुली हुई विलय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहूं कि जो 1 लीटर विलयन के अंदर ना 5 ग्राम चीनी घुली हुई है, तो 5 ग्राम प्रति लीटर, ये जो है इसकी क्या होगी? सांद्रता होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपने विलय एक परिभाषा अपने पास सांद्रता की परिभाषा आ गई है। क्या परिभाषा आ गई कि निश्चित मात्रा के, आप लिख लेंगे, निश्चित मात्रा के विलायक या विलयन में घुली हुई विलय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। तो आपके पास 2 शब्द आ गए बच्चों। क्या? कि एक तो निश्चित मात्रा किसकी? विलायक की या फिर विलयन की। एक तो शब्द आपके पास ये आया है, एक आया है आपके पास विलय की, घुली हुई विलय की मात्रा। अब हमें यह समझना है कि इन दोनों का मतलब क्या है। इन दोनों का मतलब समझना बच्चों। ये देखो कि विलायक, निश्चित मात्रा विलायक की या विलयन की, इस निश्चित मात्रा से मतलब क्या है? निश्चित मात्रा का मतलब होगा ग्रामों में या किलोग्राम में, ग्रामों में या किलोग्राम में। और जब हम आयतन में बात करेंगे तो निश्चित क्या होगा? लीटर। ठीक है, तो आयतन लिया जाएगा, या तो कहता है कि निश्चित ग्राम किलोग्राम क्या है? भार। तो भार या फिर आयतन, भार या फिर आयतन। निश्चित मात्रा से मतलब क्या है कि निश्चित मात्रा का मतलब निश्चित भार का विलायक हो या विलयन हो। निश्चित मात्रा का मतलब क्या है? निश्चित आयतन हो, विलायक का या विलयन का। तो निश्चित मात्रा से मतलब है विलायक या विलयन का या तो भार या आयतन। और इसी तरीके से विलय की मात्रा से क्या मतलब है? विलय की मात्रा से मतलब हमारे पास ये है कि विलय की हो सकती है ग्रामों में मात्रा हो सकती है, विलय के मोल हो सकते हैं, विलय का आयतन हो सकता है, और विलय के ग्राम तुल्यांक हो सकते हैं, ग्राम तुल्यांक क्या हो सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आप अभी एक परिभाषा जो आपने पढ़ी ना, क्या पढ़ी? कि निश्चित मात्रा के विलायक या विलयन में
घुली हुई विलय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। तो निश्चित मात्रा जो विलायक या विलयन की है वो निश्चित मात्रा किस में हो सकती है? या तो उसका भार हो सकता है निश्चित भार में या निश्चित आयतन में। तो मात्रा का मतलब है भार या आयतन। यहां पर विलय की मात्रा का मतलब क्या है? विलय की मात्रा, विलय की ग्रामों में मात्रा हो सकती है, विलय के मोल हो सकते हैं, विलय का आयतन हो सकता है, विलय का ग्राम तुल्यांक हो सकता है। तो ये जो है बात अपने को ध्यान रखनी है। अभी अगर किसी को ये अभी बात समझ में नहीं आई ना, तो अभी मैं इसके पार्ट्स करवाऊंगा, तब ये बात समझ में भी आ जाएगी। तो ये बात हुई सांद्रता की। अब मैं बात करने जा रहा हूं बच्चों कि सांद्रता को कई प्रकार से, जब सांद्रता का मात्रात्मक विश्लेषण किया गया तो इसको कई पदों में व्यक्त किया गया। तो उसके एक प्रकार को मैं बताने जा रहा हूं। कौन सा? प्रतिशतता। कौन सा बता रहा हूं? प्रतिशतता। प्रतिशतता इंग्लिश में क्या कहते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है। प्रतिशतता बताने जा रहा हूं कि प्रतिशतता क्या है। देखो, प्रतिशतता का मतलब हमारे पास जो है वो है 100 में से। प्रतिशत शब्द का मतलब क्या है? 100 में से, ठीक है। इधर देखो, मैं इस बात को डिटेल से समझाता हूं। क्यों समझाता हूं? क्योंकि अगर आप जब न्यूमेरिकल करने लगोगे, परिभाषा में तो कोई है ही नहीं कुछ दिक्कत, लेकिन जब आप इसके न्यूमेरिकल करोगे तब इसके कुछ सामान्य शब्द, आपको सामान्य अर्थ पता होना चाहिए। सामान्य अर्थ क्या है कि प्रतिशतता का मतलब होता है 100 में से। अब 100 में से का कैसे मतलब कि जैसे आपके 500 10th में 500 में से 300 नंबर आए थे, तो आपने इसको इंटू 100 किया था, तो आपके पास आगे थे 60%। आपके 10th में 60% है। इस 60% का मतलब क्या है? इस 60% का मतलब है कि कुल 500 का पेपर था तो नंबर आए 300, और अगर 100 का पेपर होता कुल तो नंबर आते 60। तो प्रतिशतता का मतलब यह है कि 100 में से कितने नंबर आए? 500 में तो 500 में से तो 300 आए, लेकिन 100 में से कितने आए? 60। 60% का मतलब है 100 में से 60 नंबर आए। तो ये मतलब है प्रतिशतता का। और यहां पर आप एक और चीज देख लिए कि भाई जब आपको प्रतिशतता ज्ञात करनी होती है तो गुणा किससे किया जाता है? 100 से। ऊपर क्या होता है? जो मात्रा हमने प्राप्त की है वो, और नीचे क्या होता है? कुल मात्रा। तो इस तरीके से प्रतिशतता ज्ञात की जाती है। तो ये आप 10th में भी, आप 9 10th में प्रतिशतता मैथ में कर चुके हो, तो इसलिए इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। इधर देखो, अब 3 प्रकार की प्रतिशतताएं हैं। सूत्र और परिभाषा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखो, जैसे पहले प्रतिशतता के 3 प्रकार हैं। पहला है भार भार प्रतिशतता, या इंग्लिश में कहते हैं मास, तो इसको मास बाय मास परसेंटेज, या वेट बाय वेट परसेंटेज। तो इस तरीके से कई इसके नाम है। भार भार प्रतिशत का मतलब है मास बाय मास परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, ये इसके अर्थ हो सकते हैं। अब आप इसका सूत्र लिखना चाहो, सूत्र क्या लिखोगे? सूत्र लिखोगे विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव का भार, या हम यूं लिख लेते हैं कि विलय का भार, ऊपर भी भार आएगा नीचे भी भार आएगा, भार भार, और बटा में कुल होता है ना, कुल क्या है? विलयन है। तो विलयन का भार और प्रतिशतता निकालेंगे तो इंटू क्या हो गया? 100। आपको याद नहीं करना। कैसे नहीं करना? भार भार का मतलब ऊपर भी भार नीचे भी भार। ऊपर किसका भार? विलय का भार। नीचे किसका भार? कुल भार। कुल किसका है? कुल क्या है? विलयन। तो विलयन का भार, प्रतिशतता निकालेंगे तो इंटू 100। तो विलय का भार बटा में विलयन का भार इंटू में 100। तो ये आपके पास एक भार भार प्रतिशतता आ गई। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता, इसको द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता भी कहते हैं, और इसको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं। वेट बाय वॉल्यूम, भार बटा में आयतन। तो अब इसका मतलब समझ गया? ऊपर क्या होगा? भार, नीचे क्या होगा? आयतन। आयतन कैसा होगा? कुल। भार किसका होगा? विलय का। तो आपके पास सूत्र हो गया विलय का भार, विलय का भार बटा में विलयन का आयतन, बटा में विलयन का आयतन, ठीक है, इंटू में 100। ठीक है, इंटू क्या करते हो आप? 100। तो दूसरा सूत्र भी आ गया। आपको सूत्र याद नहीं करने पड़ रहे हैं, चेक कर लो आप आराम से। देखो, तीसरा प्रकार आ गया आपके पास। क्या आप कह रहे हो? आयतन आयतन प्रतिशतता, आयतन आयतन प्रतिशतता, या इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं।
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। लिख डालो, अपने आप सूत्र लिख डालो। मैं लिख रहा हूं लेकिन मुझे बताना किसको ये अपने आप ही आ गया था। ऊपर भी आयतन, नीचे भी आयतन। ऊपर किसका आयतन? विलय का आयतन, विलय का आयतन। नीचे किसका आयतन? कुल आयतन। कुल की क्या है? विलयन है, तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। प्रतिशतता निकालनी तो इंटू क्या आएगा? 100। तो इस तरीके से ये 3 फॉर्मूले किए आपने, कुछ भी याद नहीं किया, बार बार ऊपर बार नीचे बार। ऊपर किसका? विलय का, नीचे कुल, इंटू 100। बार आयतन, ऊपर भार, नीचे आयतन, ये हो जाएगा। और आयतन आयतन, ऊपर भी आयतन, नीचे भी आयतन। तो इस तरीके से आप इसका जो है फॉर्मूले आप इसके लिख सकते हो। अब इसके लिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो आपको इजीली बात समझ में आ गई। अब मैं कुछ इसके विशेष बातें समझा रहा हूं। तो फॉर्मूले तीनों हो गए अपने पास। अब मैं पहले भार भार प्रतिशतता के बारे में कुछ और डिटेल बताता हूं और कुछ न्यूमेरिकल भी समझाता हूं इसके। देखो, पहले तो भार भार प्रतिशतता इकाई का उपयोग कहां होता है, इस इकाई का उपयोग कहां होता है। आप पहले इस भार भार प्रतिशतता का सूत्र लिख लोगे, फिर आप लिखोगे कि इसका उपयोग कहां होता है। इसका उपयोग होता है बच्चों औद्योगिक सामग्री जब बनाई जाती है, या उद्योगों में जो है इसका औद्योगिक सामग्री जब बनाई जाती है तो उसमें भार भार प्रतिशतता का उपयोग किया जाता है। या उद्योगों में जो रासायनिक उद्योग होते हैं खास करके, उसके अंदर भार भार प्रतिशतता का उपयोग किया जाता है। उदाहरण क्या है? उदाहरण, अगर मेरे पास 3.62% सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये देखो मैंने क्या लिखा है? सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन जो होता है वो क्या होता है? ब्लीचिंग विलयन होता है। क्या होता है? ब्लीचिंग विलयन होता है। इस ब्लीचिंग विलयन का उपयोग क्या किया जाता है? किसमें किया जाता है? रंग उड़ाने में, ठीक है। तो ये जो ब्लीचिंग विलयन जब बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है? 3.62 प्रतिशत। कौन सा प्रतिशत? भार बटा में भार प्रतिशत। भार भार प्रतिशत में मतलब अगर आपको 100 ग्राम विलयन बनाना है तो 3.62 ग्राम सोडियम बाइक्लोराइड मिलाओगे, बाकी क्या मिलाओगे? जल, और कुल कितना कर लोगे? 100। और तो क्या बन जाएगा आपके पास? ब्लीचिंग विलयन। और इसकी पैकिंग करके आप इसको बेच सकते हो, मतलब उद्योगों में इसको काम में ले सकते हो। तो इस तरीके से जो औद्योगिक सामग्री बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कौन सी औद्योगिक? एग्जाम्पल बता दिया, ब्लीचिंग विलयन एक औद्योगिक पदार्थ है, रासायनिक औद्योगिक पदार्थ है। और ये कैसे बनता है? 3.62 भार भार प्रतिशत अगर सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में मिला दिया जाता है तो इसका अपने पास ब्लीचिंग विलयन तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये इकाई और इसका उपयोग कहां होता है, ये हो गया। अब इधर देखना बच्चों, यूं न्यूमेरिकल तो बहुत है लेकिन मैं इसकी सामान्य बात कर रहा हूं। आपको इससे क्या मतलब समझ में आता है? इससे आपको ये मतलब समझ में आता है कि अगर कोई भी कह दिया कि मान लो NaOH का ये कह दे 20 मास बाय मास परसेंटेज या भार भार प्रतिशत जो है जलीय विलयन है, जलीय विलयन है, तो इससे आप क्या समझते हो? क्या बोलोगे इसको? 20 भार बाय भार तो जलीय विलयन है, तो इसका मतलब है 100 ग्राम विलयन में ना, 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम NaOH उपस्थित है, NaOH उपस्थित है। बस आप ऐसे कुछ लिखा हो ना तो उसको अगर इन शब्दों में बोल सकते हो तो इसका मतलब ये आपको टॉपिक आ गया, ठीक है। जैसे मैं आपको ऐसे कह रहा हूं कि कुछ मैंने और लिखा, मैंने लिखा कि मेरे पास कोई पदार्थ है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, ठीक है, और ये 2.5 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत, कौन सा प्रतिशत? भार बटा भार प्रतिशत जलीय विलयन है इसका। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 2.5 प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब 100 में से, और दोनों ही क्या है? भार। तो आप कहोगे 100 ग्राम अगर विलयन है
तो उसके अंदर MgOH की ट्वाइस कितना पड़ा है बच्चों? 2.5 ग्राम पड़ा है। तो जल का भार कितना आ गया? फिर देखो जलीय विलयन मतलब इस 100 ग्राम में इतना तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH की ट्वाइस है, तो जल कितना बचा? जल बचा 100 माइनस 2.5 मतलब 97.5 ग्राम जो है इसके अंदर क्या है? जल है। इसमें जल कितना था? 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम NaOH है, तो 80 ग्राम क्या हुआ? जल। विलायक कितना हुआ? 80 ग्राम। तो इस तरीके से बच्चों अपने इस इकाई का ये जब इस तरीके की कुछ बात लिखी होगी तो हमें ऐसा बोलना आना चाहिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल में इस चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैं इसका एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, इसको साफ कर रहा हूं और न्यूमेरिकल करवा रहा हूं। इधर ध्यान दें, आपको ऐसे बोलना आना चाहिए। आप ना एक बार कमेंट में मेरे को ये लिख करके बताना कि इसका मतलब क्या होगा। मैंने कहा कि क्वेश्चन है, मैंने कह दिया कि हमारे पास 15 वेट बाय वेट परसेंटेज, भार प्रतिशत NaOH का जलीय विलयन है। तो बच्चों कमेंट में बताना कि इसमें NaOH का भार कितना है, इसमें विलयन का कुल भार कितना है और इसमें जल का कुल भार कितना है। ये तीन बातें अभी मेरे को कमेंट कर देना देखते हुए, और ये जरूर बताना अभी कि क्या मतलब है इसका, क्योंकि ये बोलने आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हमें आगे की न्यूमेरिकल आ पाएंगे, अदरवाइज हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखना आप। चलो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास एक मैं न्यूमेरिकल लिखवा रहा हूं बच्चों। न्यूमेरिकल है मेरे पास कि न्यूमेरिकल देखें, कह रहा है कि 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल का या से 500 ml विलयन बनाया गया है, विलयन बनाया गया है। इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति लीटर है। 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, प्रति मिलीलीटर है। ऑक्सैलिक अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी? द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी? ये आपके पास न्यूमेरिकल दिया गया बच्चों। देखो क्या कह रहा है कि 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल है, उसको किसी विलयन में घोल करके 500 ml विलयन बनाया गया है, मतलब विलयन का आयतन कितना है? 500 ml। तो इस विलयन का वो घनत्व दे रहा है 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ऑक्सैलिक अम्ल विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी? इस तरीके का क्वेश्चन आपको वो दे रहा है। तो आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल की एक खासियत बच्चों, आपको जो पूछा गया है ना सबसे पहले वो लिख लो, आप बिना कुछ सोचे समझे वो लिख लो। आपसे पूछा गया है ऑक्सैलिक अम्ल विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी, तो मैंने भार बटा भार प्रतिशत, वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर होता है विलय का भार बटा में विलयन का भार इंटू में 100। मैंने ये लिख लिया बस। अब मुझे इसमें ज्ञात करना था विलय का मतलब ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत, मेरे को ये परसेंटेज ज्ञात करनी है। तो अब मुझे ऊपर क्या लिखना है, ये ज्ञात करने के लिए मेरे को ये दो चीजें चाहिए। मैंने देखा कि ये विलय का भार, अब 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल को घोला गया है, जो घोला जाता है वो विलय होता है, तो इसका मतलब ऑक्सैलिक अम्ल विलय है और इसकी ग्रामों में मात्रा दे रखी है कितनी? 11। तो 11 ग्राम हमारे पास विलय का भार तो आ गया 11। अब बटा में हमारे को चाहिए विलयन का भार। मैंने पूरे न्यूमेरिकल को पढ़ा, मेरे को यहाँ पे 500 ml विलयन बनाया गया है। अरे ml तो आयतन की इकाई है, यहाँ पर तो आयतन दे रखा है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? विलयन का भार चाहिए। और आगे पढ़ो कि घनत्व दे रखा है और आयतन दे रखा है, लेकिन भार नहीं दे रखा, लेकिन मुझे चाहिए क्या? यहाँ पर भार चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा कि मुझे आयतन दे रखा है और घनत्व दे रखा है, तो इससे मैं विलयन का भार निकाल लूंगा।
क्योंकि आपको एक और फॉर्मूला ध्यान रखना है, जिनको पता है उनके लिए बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता है वो याद कर लो कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा में आयतन। अब आपको घनत्व दे रखा है कितना? 1.1। द्रव्यमान आपको विलयन का द्रव्यमान, विलयन का भार आपको चाहिए, तो विलयन का भार जो है मेरे को चाहिए, और आयतन आपको दे रखा है कितना? 500 ml, तो ये लो 500 ml। ठीक है, तो भार बराबर क्या हो जाएगा? भार बराबर हो जाएगा 1.1 इंटू में 500, तो भार बराबर, विलयन का भार बराबर हो जाएगा 1.1 इंटू 500, और ये आ जाएगा 550 ग्राम। क्या आ जाएगा? 1.1 को 500 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 550 ग्राम। तो इस तरीके से देखो आपके पास विलयन का भार आ गया कितना? 550, ठीक है, इंटू में 100। प्रतिशतता तो आपको निकालनी थी, ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया? 0 से 0 कट गई, और आपके पास क्या हो गया? ये 11 अंक आया, 110 बटा में 55, तो 55 दूना 110 मतलब 2%। कौन सा प्रतिशत? भार बटा में भार प्रतिशत। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल हुआ बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आपको ये नहीं समझना कि मैंने ये न्यूमेरिकल कर लिया। आपने क्या करना है बच्चों कि कंसेप्ट सीखना है। आपने क्या? रास्ता सीखना है, कि साइंस में रास्ता मैटर करता है, आंसर मैटर नहीं करता। कि आप किस रास्ते से चले हो ये मैटर करता है, आंसर मैटर नहीं करता। आंसर गलत सही कोई बात नहीं, आप सही रास्ता चुनोगे तो आंसर अपने आप सही आ जाएगा। आपने क्या करना है कि पूरा न्यूमेरिकल पढ़ा, आपको पता लग गया कि मेरे को द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है, मैंने चुप करके सूत्र लिख लिया, ऊपर कुछ नहीं पढ़ा। अब इस सूत्र के अंदर ये मुझे निकालना है, ये दोनों मेरे पास होने चाहिए। मैंने इसको पढ़ा न्यूमेरिकल में, क्या ये है मेरे पास, तो न्यूमेरिकल पढ़ा तो मेरे को ये मिल गया, ये है। फिर मैं देखा ये है क्या, मेरे को लगा कि इस पूरे न्यूमेरिकल में ये नहीं है, विलयन का भार नहीं है। लेकिन फिर मैंने देखा कि यहाँ पर जो आंकड़े दे रखे हैं, क्या मैं उससे कहीं भी विलयन का भार निकाल सकता हूं क्या? तो मेरे को पता लगा कि घनत्व अपने पास आयतन दे रखा है और घनत्व दे रखा है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। ठीक है, मुझे द्रव्यमान चाहिए, घनत्व 1.1, आयतन 500, तो ये दोनों गुणा किया तो द्रव्यमान आ गया, और ये कितना आ गया? 550। इसमें फॉर्मूले में रखा, आंसर आ गया 2.2 भार बटा में भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। तो इस तरीके से भार बटा में भार प्रतिशत आपका हुआ बच्चों कंप्लीट। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, कि विलय का वो भार या 100 ग्राम विलयन में जितना भार विलय का उपस्थित होता है ना, वो उसका क्या होता है? भार प्रतिशत होता है। विलय का भार बटा में विलयन का भार इंटू में 100। उपयोग उद्योगों में, उदाहरण 3.62% सोडियम हाइपोक्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? ब्लीचिंग विलयन होता है। ये उपयोग हो गया। फिर इसका न्यूमेरिकल हो गया, इसको बोलना आना चाहिए, वो मैंने बता दिया। तो इस तरीके से ये बात हो गई कंप्लीट, खूब डिटेल हो गई। ये तो भार प्रतिशत को बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया गया बच्चों, आपको बस आ जाना चाहिए। अब मैं दूसरा करवा रहा हूं, भार बटा में आयतन प्रतिशत। फटाफट इसका तो आप भार बटा में आयतन m/v या w/v परसेंटेज, ये लो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी कह सकते हैं। फटाफट इसका जो है सूत्र लिख दो सूत्र। क्या आया? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू होता है, क्या होगा भाई? आपके पास विलय का भार ऊपर भार बटा में आयतन, आयतन कुल होना चाहिए, कुल क्या है? विलयन, तो ये हो गया आयतन इंटू में 100। कंप्लीट बात। अब इस इकाई का उपयोग कहां होता है? इस इकाई का उपयोग कहां होता है? इस इकाई का उपयोग होता है फार्मेसी में। फार्मेसी में मतलब फार्मेसी क्या होती है कि जो औषधि निर्माण की होती है ना, औषधि निर्माण जिसमें होता है औषधि निर्माण, दवाइयों की फैक्ट्रियों में जब दवाई बनती है तो इस इकाई का उपयोग होता है। आप कोई कफ सिरप वगैरह देखें तो उसमें आप कंटेंट देखोगे, उसके अगर मान लो उसमें क्या क्या मिलाया गया वो देखोगे, तो आप देखोगे उसको ऐसे लिखा होगा, कोई भी पदार्थ लिखा होगा, आगे लिखा होगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब इतना ग्राम जो है इतने आयतन में मिला करके जो ये कफ सिरप बनाया गया है। तो जो दवाइयां जो होती है, औषधियां जो होती हैं, वो इस इकाई का उपयोग करके अधिकतम बनाई जाती हैं। तो इसलिए जो है ये औषधि निर्माण में इस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो ये आप नोट कर लेंगे। इसके बाद ये जो आपको, इसके लिए भी आपको आना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लो आपको यूं कह दे
कि एक कोई पदार्थ पड़ा है जो 2.5 बार बटा में आयतन प्रतिशत है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि उस पदार्थ के 2.5 ग्राम को ना 100 ml विलयन में घोल करके बनाया गया है। तो विलय का मतलब 2.5 बार बटा में आयतन प्रतिशत बोल दिया, तो विलय का भार कितना हो गया 2.5 ग्राम और विलयन का आयतन कितना हो गया 100, ठीक है। तो ये इस तरीके से बात बोलनी आनी चाहिए, बार आयतन प्रतिशत के अंदर ऐसे बात बोलनी आनी चाहिए। तो अब जैसे मान लो आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया, ये देखो आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया, इसका ये कह रहा है कि न्यूमेरिकल देखो बच्चों, कह रहा है 2% बार बटा में आयतन, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, का 500 ml जलीय विलयन बनाने में NaCl की आवश्यकता होगी। मतलब कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। आपको क्या करना है कि NaCl का विलयन बनाना है, कितना 2% बार बटा में आयतन प्रतिशत बनाना है, और उस विलयन का कुल आयतन कितना होना चाहिए 500 ml। तो कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब है NaCl क्या है, विलय है। आपको क्या पूछ लिया उसने, विलय की ग्रामों में मात्रा पूछ ली। आयतन प्रतिशतता कौन सी दे रखी है, बार बटा में आयतन, तो हम बार बटा आयतन वाले का सूत्र लिख लिया, हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब ये आपको ज्ञात क्या करना है, विलय का भार, NaCl की ग्रामों में मात्रा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो NaCl की ग्रामों में मात्रा ज्ञात करनी है, तो ये विलय का भार Wb, इसको मैंने लिख लिया Wb, विलय का भार, W भार और B मतलब विलय है, और विलयन का आयतन ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, विलयन का कितना बनाना है आपको 500 ml, तो ये आपको पता है ये क्या है 500 ml, ठीक है। इनटू में क्या है 100, और इसका प्रतिशत आपको दे रखा है, क्या कितना प्रतिशत दे रखा है 2 बार बटा में आयतन प्रतिशत, तो ये लो 2 यहां पर आ गया। तो आपको विलय का भार चाहिए था, विलय का भार आ जाएगा क्या, Wb बराबर, इसको इधर गुणा कर लो 2 × 500, ये क्या आ जाएगा बटा में, ठीक है 100। ये गुणा में जो है इधर जाके बटा में आ जाएगा, जो बटा में इधर जाके गुणा में जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गई, 5 × 10, तो मतलब 10 ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, पहले न्यूमेरिकल पढ़ लिया, वो कहता है 2% बार बटा में आयतन का 500 ml जलीय विलयन बनाना है, मतलब विलयन का आयतन दे दिया 500 ml वे, और प्रतिशतता दे दी 2%। आपको ग्रामों में मात्रा NaCl की कितनी आवश्यकता होगी, तो बार बटा में आयतन दे रखा था, तो मैंने बार बटा आयतन वाला सूत्र लिख लिया। अब मुझे पूछा क्या गया, ये मेरे को पूछा गया है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये अपने आप निकल जाएगा, आपको मैथ आनी चाहिए, इतनी जोड़ गुणा भाग इतना करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास बार बटा आयतन भी हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, एक आपके पास लास्ट रह गया है प्रतिशतता में, क्या कि कौन सा रह गया, तीसरा प्रकार आयतन प्रतिशतता। तीसरी अपने पास क्या रहेगी, आयतन प्रतिशतता। फटाफट लिख लो, क्या होती, फॉर्मूला लिख लो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिख लो। क्या होगा, इसका सूत्र अपने पास हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, पहले ऊपर भी वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, आयतन किसका, विलय का आयतन, बटा में फिर आयतन, कौन सा आयतन, कुल आयतन, कुल क्या होता है विलयन, तो विलयन का आयतन, प्रतिशतता निकालनी है तो इनटू क्या आ जाएगा 100। तो इस तरीके से आयतन प्रतिशतता आ गई। फिर आप देखो बच्चों कि आपने आयतन प्रतिशतता निकाल दी, फिर आप क्या करेंगे, इस इकाई का उपयोग कहां होता है, ये तो मैंने सूत्र तो पहले याद करा दिया था, अब इस इकाई का उपयोग कहां होता है। इस इकाई का उपयोग होता है बच्चों कि जब भी कोई द्रव विलयन बनाया जाता है, द्रव विलयन जब बनाया जाता है,
तो इसी इकाई का उपयोग किया जाता है। द्रव द्रव विलयन का मतलब क्या है कि जैसे मैं H2SO4 को जल में घोल रहा हूं, H2SO4 भी द्रव है, जल भी द्रव है, तो इन दोनों का विलयन बनाऊंगा तो मैं आयतन आयतन इकाई का उपयोग कर सकता हूं। फिर एल्कोहल को मैं जल में मिला रहा हूं, तो एल्कोहल भी द्रव, जल भी द्रव, दोनों को द्रव में घोल रहा हूं, तो द्रव द्रव का जो विलयन बनेगा उसमें आयतन आयतन प्रतिशत इकाई का उपयोग किया जाएगा। इसका एक बहुत ही खतरनाक उपयोग है, मैं इसके लिए पूरा बोर्ड यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, इधर देखो, इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं, आयतन आयतन प्रतिशतता का एग्जाम्पल बता रहा हूं, इधर ध्यान देना, स्टार डाल करके। एनसीईआरटी में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी के अंदर ये न्यूमेरिकल बहुत पूछा, ये क्वेश्चन जो है खूब पूछा जाता है। कह रहा है कि 35% एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल का जलीय विलयन, जलीय विलयन जो होता है ना, इसका उपयोग ध्रुवीय प्रदेशों में कार रेडिएटर्स में किया जाता है। क्या जलीय विलयन ध्रुवीय प्रदेशों में, ध्रुवीय प्रदेशों में कार रेडिएटर्स में किया जाता है। अब इसका एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि ध्रुवीय प्रदेशों में कार रेडिएटर्स में किसका उपयोग किया जाता है, तो 35% एथिलीन ग्लाइकोल के जलीय विलयन का उपयोग किया जाता है। ये तो वही की बात, ठीक है। लेकिन अब ऐसा क्यों कार रेडिएटर्स में किया जाता है? आपको पता होगा कि कार में पानी डलता है, कि गर्म होती है गाड़ी तो उसके जो है वो रेडिएटर में पानी डाला जाता है, ठीक है। तो लेकिन ध्रुवीय प्रदेशों में नहीं डाला जाता। ध्रुवीय प्रदेश का क्या मतलब है? जहां बहुत ठंडे इलाके हैं, वहां पर अगर रेडिएटर में पानी डाल दोगे ना, तो वो रेडिएटर में पानी जो है, क्योंकि बाहर तापमान कम होता है, वो रेडिएटर में पानी जम जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो पानी जो है वो ध्रुवीय प्रदेश तो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो बहुत कम टेम्परेचर पर भी वो पानी बर्फ में नहीं बदलना चाहिए, बर्फ में नहीं बदलना चाहिए। अगर सीधा पानी डाल दोगे तो वो बर्फ में बदल जाएगा। लेकिन पानी में 35% एथिलीन ग्लाइकोल, कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल? आयतन बटा में आयतन एथिलीन ग्लाइकोल मिला दोगे तो जो है वो कार रेडिएटर में डाल दोगे तो वो कार में पानी जो ये जो विलयन है वो जमेगा नहीं। कैसे मिला? ये बना कैसे? ये बना 35% आयतन बटा में आयतन, तो इसका मतलब है 35 ml तो आप मिलाओगे एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, और बाकी 100 में से कितना बच गया? 65 ml क्या होना चाहिए? जल। इन दोनों को मिला करके 100 ml जो विलयन बना है, अब इसका उपयोग जो है आप किसमें डाल कर सकते हो? कार रेडिएटर में कर सकते हो। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि जो 35% एथिलीन ग्लाइकोल का जो जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन, वो क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि ये प्रतिहिमकारी मिश्रण का काम करता है। प्रतिहिमकारी मिश्रण, प्रतिहिमकारी का मतलब क्या है? हिमकारी मतलब जमा देने वाला, प्रति मतलब ना जमा देने वाला, तो इसका मतलब प्रतिहिमकारी मिश्रण जो जल को जमने नहीं देता। हिमकारी तो जमने देता है, प्रति लग गया तो मतलब नहीं जमने देता, तो नहीं जमने वाला विलयन के रूप, मिश्रण के रूप में काम में आता है। मतलब पानी को ये बर्फ में नहीं बदलने देता। अब ये पानी को बर्फ में कैसे नहीं बदलने देता? क्योंकि पानी का जो हिमांक होता है, कितने ताप पर पानी बर्फ में बदल जाती है? हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हिमांक पर पानी जो है वो बर्फ में बदलने लग जाता है। लेकिन अगर पानी में आप 35% एथिलीन ग्लाइकोल मिला दोगे ना, तो इसका हिमांक जो है वो घट करके क्या हो जाएगा? इसका हिमांक घट करके हो जाएगा -17 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो इसलिए ये जो इतना कम टेम्परेचर होता नहीं है, इतना कम टेम्परेचर होता नहीं, तो वो मिश्रण बर्फ में नहीं बदलता, ठोस में नहीं बदलता, ठीक है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हिमांक घट करके -17 कर दिया, तो -17 टेम्परेचर होता नहीं है, इसलिए वो एथिलीन ग्लाइकोल ठोस में नहीं बदलता। इसीलिए ये प्रतिहिमकारी मिश्रण है, इसीलिए इसका ध्रुवीय प्रदेशों में कार रेडिएटर्स में उपयोग किया जाता है। तो इसके दो तरीके के प्रश्न हैं। एक प्रश्न कि ध्रुवीय प्रदेशों में कार रेडिएटर्स में किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो 35% आयतन बटा में आयतन प्रतिशत एथिलीन ग्लाइकोल के जलीय विलयन का उपयोग किया जाता है।
फिर आएगा क्यों किया जाता है, क्योंकि 35% एथिलीन ग्लाइकोल का जलीय विलय प्रति हिमकारी मिश्रण है और ये जल के मान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटा करके -17 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है, जिससे ये बर्फ में नहीं बदलता और इसका उपयोग कार रेडिएटर में किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक हुआ कंप्लीट बच्चों की सांद्रता। आपने क्या सीखा, सांद्रता क्या होती है कि निश्चित आयतन निश्चित मात्रा के विलायक या विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। और सांद्रता में आपने क्या पढ़ा, प्रतिशतता। प्रतिशतता कितने प्रकार की थी, भार भार प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता, आयतन आयतन प्रतिशतता। तो तीनों के सूत्र आपको याद हो गए और जो आपको इस तरीके से कुछ लिखा होगा तो वो आपको बोलना आना चाहिए। जैसे 35% आयतन बढ़ाना आयतन लिखा हुआ है तो विलय का आयतन होना चाहिए 35 और विलायक का होना चाहिए 65, कुल होना चाहिए 100। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक हुआ कंप्लीट बच्चों। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी और 10th की क्लास जो है मैं देखता हूं मैं अपलोड करूंगा अभी। और इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा फैला दो बच्चों कि सब तक ये बात पहुंचे और आप लोग पढ़ते रहें। जितने लोग पढ़ रहे हैं उनमें ये कॉन्फिडेंस आने लग जाना चाहिए कि वाओ, जो मैं बहुत सारा अपना काम धीरे धीरे समेटता जा रहा हूं, लॉकडाउन का बहुत सही यूज कर रहा हूं मैं। लोग अगर कोई इधर उधर बेकाम के घूम रहे हैं, बिना काम का अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं पढ़ रहा हूं। ऐसा अपने आप को सोच करके जो अपने आप को मोटिवेट रखना है बच्चों। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।